खुद अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 15 रबीउल सानी 1445 हिजरी, अक्टूबर की 31 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैंने बड़ी गुस्ताखी की खान साहब की आवाज में जो है वो दखल अंदाजी करने की, लेकिन मकसद सिर्फ बताने का ये था कि मैं स्टूडियो आ गया हूँ खैरियत के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ऐसा करते हैं कि इस गाने को अपने तकमील की जानिब जो है वो लिए चलते हैं। मैं आपसे जो है वो इससे थोड़ी देर बाद मिलूंगा प्रोग्राम में। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यू कैन पोस्ट मी ऑन एक्स विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। कैच यू इन द नेक्स्ट 4 minutes. Alright, that was नुसरत अली खान साहब, मेरा गम और मेरी, और खूबसूरत सॉन्ग यार। ओहो हो, क्या बात है यार। बड़े अच्छे दिन, पुराने दिन जो है वो याद आ जाते हैं जब भी ये सुन रहे होते हैं। फैसला है यही, बात है ये अटल। उस जमाने मुझे याद है भारत के मशहूर सियासतदान भी हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी। सो चलें जी, उस जमाने में कुछ प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, वो थोड़ा से बाद आए थे, लेकिन खैर चलें जी, कहाँ से कहाँ बात निकल जाती है। 7:24 अब हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। एंड वेयर वी आर गाइज, वेयर वी आर, हेयर वी आर। चलें जी, आप लोगों के ट्वीट्स, आप लोगों के जो पोस्ट हैं ऑन एक्स, वो मेरी नजरों के इस वक्त सामने हैं। और थैंक यू सो मच एज ऑलवेज फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द शो। आप लोगों की पार्टिसिपेशन इस शो में जो है वो 4 चांद लगा देती है। क्या बात है। 7:25। चलें जी, लॉट्स टू टॉक अबाउट इन द प्रोग्राम टुडे नेचुरली। और आज कराची की सुबह जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आज सही मानों में कह सकते हैं कि यार आज सुबह जो है ना, थोड़ा सा बदलते हुए मौसम की जो है वो कुछ आज बाज़गश्त जो है ना वो सुनाई दी जा रही है। बिकॉज अभी 3-4 दिन से कुछ मौसम कुछ हुआ है, थोड़ा सा सुबह में टेम्परेचर कम हुए, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमिडिटी वाज ऑन सच अ हाई साइड कि इट वाजंट कंफर्टेबल। लेकिन आज कहना चाहिए कि एक अच्छा जो है वो ह्यूमिडिटी का और टेम्परेचर का एक अच्छा इम्तिजाज था, जिसकी वजह से इट वाज वेरी कंफर्टेबल टुडे इन द मॉर्निंग। द ह्यूमिडिटी वाज जस्ट अराउंड 50-55%। और अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो 20-23%। सो इट हैज गॉट वेरी प्लेजेंट। और आज भागते हुए भी मैं आज पूरा राउंड अपना जो है ना, बल्कि अगर मेरे पास टाइम होता तो शायद मैं और मजीद कुछ चक्कर वक्कर लगा लेता, लेकिन मैंने कहा नहीं, बस अब जो है वो घर जाने का टाइम हो गया है। सो या आई रियली होप थिंग्स गेट बेटर फ्रॉम हियर एज फार एज द टेम्परेचर इज कंसर्न। अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं आप लोगों के मैसेजेस की जानिब। एंड लेट अस स्टार्ट विद माशाल्लाह जी, कौन कौन रात में मैसेज करके सोया हमारे साथ। शकील अहमद साहब कहते हैं, आज की बात, दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सब कही जा चुकी हैं, बस उन पर अमल करना बाकी है। क्या बात है सर, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं वो सब की सब कही जा चुकी हैं, अब बस उन पर सिर्फ अमल करना बाकी है। इसके अलावा सऊद एसके कहते हैं, काकड़ साहब फिनिश 3 लीटर्स ऑफ नेस्ले पानी। वैसे यार कल यार चलें इस पे आज आगे चल के हम जरा प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। और कल मेरा जब यूट्यूब शो था तो उस वक्त मुझे इस इवेंट के बारे में इतनी ज़्यादा तफसीलात, मैंने कुछ क्लिप्स तो देख लिए थे, कल हमने जिक्र तो किया था, लेकिन फिर आज सुबह से माई टाइमलाइन इज ऑल अबाउट लम्स। और ज़ाहिर एज एन IBA ग्रेजुएट आई रियली डोंट एंजॉय, मुझे सिर्फ जब लम्स की थोड़ी सी क्लास ली जा रही होती है, लम्स को लम्सू बनाया जाता है, और हिना परवेज भट्ट लम्स के बाबत सब तारुफ से जब ट्वीट हो रही है, ट्रेंड कर रही होती हैं, उस वक्त मैं एंजॉय करता हूँ। बट ये जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, लम्स इज राइट नाउ ट्रेंडिंग एट वेरी टॉप एंड पाकिस्तानी एक्स। और जाहिर है इसकी रीज़न है, मैं सिर्फ बस मेरे जहन में मुसलसल एक सवाल ये आया जा रहा था कि यार इनको कहा किसने था, क्यों कहीं और चले जाते, कोई ऐसे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी चले जाते या नस्ट चले जाते, जहाँ पे ज़ाहिर आपको पता है कि खास जो है वो इंस्टीट्यूशन का इन्फ्लुएंस है। NDU तो खैर जगह ही अलग है बिल्कुल। ये इनको लम्स जाने का मशवरा किसने दिया था? अच्छा, ये थोड़ी सी ज़रा तफसील से इस पर बात में आगे लेकर जाएंगे। ये हमारे सियासतदानों को ना ये ज़रा शौक होता है
कि जाके ना स्टूडेंटों में बैठे जाके. अबे भाई ये वो वाले स्टूडेंट नहीं है जब आप हुआ करते थे कि जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के डर से बच्चे चुप बैठ जाया करते, तो कहते थे अब यार हटो यहाँ से, चलो जो करना है कर लो, हम तो बोलेंगे. तो ये पता नहीं क्या उनको हुआ था कल यार, पानी पे पानी किए जा रहे थे. अब मैं तो ये सोच रहा हूँ ब्लैडर कितना भर गया होगा इनका पूरे 2 घंटे या 1.5 घंटे जितनी देर भी वो बैठे हैं वहाँ पे. साकिब शान कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू अंकल सरगम, थैंक यू फॉर मेकिंग आवर चाइल्डहुड लवली. इसमें कोई शक नहीं है कि हम जब अपने बचपन के मशहूर चेहरों के हवाले से हम जब भी बात करेंगे और हम जो है वो उसकी लिस्ट बनाएंगे तो नेचुरली अंकल सरगम और जो कि एक बहुत ही मशहूर कैरेक्टर हुआ करते थे फारूक कैसर साहब, उसको जो है अदा किया करते थे. वो हमारे बचपन की खूबसूरत यादों का एक जरूर हिस्सा होगा. तो फारूक कैसर साहब की बर्थडे 31 अक्टूबर 1945 को उनकी जो है वो विलादत हुई. हम ये भी जानते हैं कि अब से तकरीबन कोई 2.5 साल पहले उनका इंतकाल भी हो गया, लेकिन व्हाट ब्यूटीफुल मेमोरीज ही लेफ्ट बिहाइंड. मैं कहता हूँ इस्लामाबाद टेलीविजन की शुरू के दौर में वो पहचान हुआ करती. दोज वर द फेसेस जिनको हम जब देखा करते थे तो हम इस्लामाबाद, they were the face of Islamabad. I mean though he was not born in Islamabad, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर काम हमेशा पूरा इस्लामाबाद PTV इस्लामाबाद से किया. He was the face of that. कुछ और भी थे ना, जैसे खबरें पढ़ने वाले कुछ लोग थे, वो इस्लामाबाद टीवी की पहचान थे, शक्लें थे उनकी. बट बहरहाल साकिब शान साहब कहते हैं टुडे इन 1984 इंदिरा गांधी वाज किल्ड बाय हर बॉडीगार्ड्स. अदील भाई व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन खालिस्तान मूवमेंट. ओके चलें जी, पहले तो हम बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी की डेथ के हवाले से, उनकी असैसिनेशन के हवाले से. 31 अक्टूबर आज की तारीख 1984 ही था जब इंदिरा गांधी को उनके 2 बॉडीगार्ड्स जिसमें बेअंत सिंह शामिल था और सतवंत सिंह शामिल थे, इन दोनों ने जो है उनको मर्डर कर दिया था. और यही कुछ जो है पोस्ट आया हुआ है, हमारे दोस्त डॉक्टर जीशान ने भी इस हवाले से पोस्ट किया, क्योंकि साकिब शान रात को पोस्ट करके सोए थे 12 बजे, तो जाहिर है वो जीशान बेग साहब से पहले उनका ये आ गया. लेकिन जाहिर है वाकया हमारे पड़ोस का बड़ा वाकया है. इट इज़ नॉट एवरी डे दैट द हेड ऑफ अ स्टेट और हेड ऑफ अ गवर्नमेंट इज असैसिनेटेड. लेकिन आप जानते हैं जी कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट का ये एक जिसे कहते हैं कि एक रिएक्शन था जो कि ऐसा हुआ. सो बाकी खालिस्तान मूवमेंट के हवाले से हम आगे चल के बात कर सकते हैं, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के हवाले से भी बात कर सकते हैं. और या इस वक्त आप जानते हैं कि जैसे कि ना खालिस्तान मूवमेंट को एक नई रूह जो है वो फूंक दी गई है. सो ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है पाकिस्तान के? अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं पाकिस्तान में 68 से 70% शादियां कजन मैरिजेस हैं. इन शादियों के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों में मौरूसी बीमारियों की शरह ज्यादा होती है. इनमें से कई ज़ाहिरी बीमारियों का इल्म बचपन में हो जाता है और कई उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्त के साथ साथ पता चलता है. जी हाँ, कजन मैरिजेस हमारे यहाँ पाकिस्तान में, हमारे इस कल्चर में जो है बहुत कॉमन है. और बहुत सारी हेरिडिटी या बहुत सारी मौरूसी बीमारियां जो हैं वो इसमें, अच्छा जी, बहुत सारी जो मौरूसी बीमारियां हैं वो नज़र आ रही होती हैं और बच्चों में नज़र आती हैं. इसमें आप जानते हैं हीमोफीलिया, अगर मैं गलती पर ना हूं तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन बीमारी है जो कि कज़न मैरिजेस का नतीजा होती है. और इसके अलावा और भी सिलसिला होता है. बट पाकिस्तान में क्या करें जी, कल्चर है. मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा रुझान बदल रहा है. शायद हमारे से जो पहले वाली जनरेशन थी उसमें ये चीज़ फिर भी काफ़ी कॉमन थी और हमारी जनरेशन तक आते आते हालात जो है वाक़यात कुछ बदल गए हैं. लेकिन खैर चलें. जीशान बेग साहब कहते हैं MSN Messenger started off life in 1999, but after 15 years, MSN Messenger was not able to survive so many changes and lost users quickly until Microsoft decided to replace it with Skype, announcing its closure finally on October 31st, 2014. थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे अंकल सरगम और फारूक कैसर साहब, हमारे बचपन का एक बहुत यादगार हिस्सा होने की बात हो रही थी. अगर हमारी नौजवानी के एक यादगार हिस्से की बात की जाए तो आई थिंक MSN मैसेंजर जो है वो एक बहुत ही एक बड़ी हसीन और बड़ी खूबसूरत याद है. और उसकी वो एक नोटिफिकेशन की एक मखसूस आवाज़ हुआ करती थी और अक्सर उस नोटिफिकेशन की आवाज़ से हमारे दिल की धड़कनें जो है वो भी तेज़ हो जाया करती थी. हाँ मुझे पता है, समझ रहा हूँ यार, सब गुजर चुके हैं उस फेज से. लेकिन क्या चीज़ हुआ करती थी, ये होती थी जीशान बेग साहब, आपने जो आज MSN मैसेंजर याद कराया, उसके साथ साथ इसका मुकाबला हुआ करता था ICQ के साथ. एक इजरायली mirabilis.com एक वेबसाइट होती थी जिसका ये सॉफ्टवेयर था ICQ. उसकी भी एक बिल्ली की आवाज़ करके आया करती थी जब मैसेज आया करता था उसमें. और आजकल का दौर देखते हैं तो यार सीरियसली कितना बदल गया है. हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड मैन. व्हाट स्टार्टेड विद MIRC, देन MSN, देन ICQ, and now WhatsApp and what not, man. Seriously.
और क्या सीन है भैया, और ये सीन है अब्दुल रजाक साहब. अच्छा हाँ भाई, ये जरा इन्होंने बात की है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ब्रेक की जाने पड़ना है बिकॉज 7:32 हो चुके हैं. आई शुड हैव बीन ऑन अ ब्रेक टू कपल ऑफ मिनट्स बैक. सो हियर वी गो. सीधा हम वापस आते हैं और भी गाना नहीं चलाएंगे, मजीद बातें आप लोगों की जारी रखेंगे. आप लोगों के बहुत ही मालूमात से भरपूर जो एक्स पे पोस्ट होते हैं वो हम सब की मालूमात में इजाफा कर रहे होते हैं, बच्चों की भी बड़ों की भी. सो उसी पे जो है हम बातचीत जारी रखेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. मुख्तसर सा ब्रेक है. आई विल बी बैक इन अ मिनट्स टाइम. या वेलकम बैक गाइस. ऑलराइट, चलें जी. अच्छा, इंदिरा गांधी का वाला दूसरा पोस्ट जो आया था डॉक्टर जीशान यानी रहमान खिलजी साहब ने जो है वो पोस्ट किया था. तो जीशान साहब ने जो ऐसा लगता है आग लगाई थी किस चीज के हवाले से, ये टुडे इन हिस्ट्री के हवाले से, वो अब आहिस्ता आहिस्ता फैलता जा रहा है. कराची भी पहुंच गई है वो स्पिरिट और पेशावर भी पहुंच चुकी है. तो चलें जी, दैट इज वेरी गुड. मकसद ये है कि हम सब वी एंड अप लर्निंग समथिंग. सो या चलें जी. बाजी का मैसेज आया, यार अदील. अच्छा जी, यार अदील दिस सॉन्ग वाज सो गुड, गुड ओल्ड डेज. हाँ, हमारी बाजी एक जमाने में नुसरत फतेह अली खान की बहुत बड़ी फैन हो चुकी थी. लाइक उफ, बस सिंगर तो बस खान साहब ही हैं और कोई भी नहीं है. सो उनके तो फैल हम भी ये गाने सुना करते थे और कुछ बड़े खूबसूरत गाने हुआ करते थे. पंजाबी गाने तो समझ में ऑनेस्टली आते नहीं थे उस वक्त तक, क्योंकि आपका ना विकीपीडिया होता ना कुछ होता था. थोड़ी बहुत अपनी कुछ पंजाबी एज्यूम करके हम समझ लिया करते थे कि यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं. लेकिन जो उनकी उर्दू गजलियात थी या गीत थे वो तो खैर सुनने में बड़ा मजा आता था. वो टाइम भी आपको पता है कि खान साहब को तो 96 में इंतकाल हो गया था. 96 में तो 97 में होता, 96 में होता मेरे ख्याल से. बट उनकी म्यूजिक की जो मोमेंटम था दैट कैरीड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो या ब्रिलियंट ब्यूटीफुल म्यूजिक ही क्रिएटेड मैन, जबरदस्त. खास इंडियन फिल्मों की कम म्यूजिक बनाई उन्होंने, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि और प्यार हो गया कि जो गाने थे वो क्लासिक गाने थे यार. क्या बात है. आगे बढ़ते हैं. अब्दुल रजाक साहब कहते हैं पाकिस्तानी डॉक्टर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर तलत खान वाज स्टैब्ड टू डेथ इन फ्रंट ऑफ आवर अपार्टमेंट इन ह्यूस्टन. जी, बड़ी अफसोसनाक ये खबर आई और हमारे एक कजन है, उन्होंने मेरे साथ ये खबर शेयर भी की कि ये उन खातून जो हैं ये उनके इन लॉज में शामिल थी. इनका ताल्लुक डाउ मेडिकल कॉलेज आई थिंक मिड 90s से किसी बैच से जो है फारिग तहसील हुई थी और फिर उन्होंने स्पेशलाइजेशन पीडियाट्रिक्स में किया था. और ये बेसिकली सियाटल में रहा करती थी, लेकिन थोड़े अरसे पहले ही कुछ माफी जगह सिंध मेडिकल कॉलेज, नॉट डाउ, शी इज फ्रॉम सिंध मेडिकल कॉलेज. और 98 के जो है वो ये बैच की थी. और अब से कुछ अरसे पहले ही ये she moved from Seattle to Houston because they were just not comfortable with the weather in Seattle. बड़ा वहाँ का आपका मगी वेदर और ठंडा होता है, when Houston is pretty warm and sunny. So that's pretty sad. और ज़ाहिर है इस उनके कत्ल को जो है वो देखा जा रहा है from hate crime point of view because hate crimes are on the rise right now. सो अभी ज़ाहिर है अमेरिका में इस तरह तो ये मर्डर्स को छोड़ नहीं देते हैं. जनरली इसकी पूरी जो है वो इंक्वेस्ट हुआ, पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन एंड एवरीथिंग टेक्स प्लेस एंड कहीं ना कहीं ये पकड़ लेंगे बंदे को जिसने ये जो इसमें इन्वॉल्व हुआ होगा. तो फिर आपको उसके बाद इसका मोटिव पता चलेगा. बट थिंग्स आर लुकिंग प्रीटी स्कैरी राइट नाउ. येस, अमेरिका इज अ ह्यूज कंट्री. वी टॉकिंग अबाउट 35 करोड़ पीपल, 350 मिलियन पीपल लिविंग देयर. एक बड़ी तादाद वहाँ डियास्पोरा की ज़ाहिर है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की रह रही है. काफ़ी सारे नेचुरलाइज सिटीजन्स भी हैं. बट दिस इज अ प्रीटी ग्रिम न्यूज़ एंड सैड न्यूज़. थोड़े दिनों पहले आपने शिकागो से सुना था जहाँ पे एक माँ बेटे को जो है वो एक जुनूनी शख्स ने खंजर से, एक मिलिट्री ग्रेड जो एक डैगर था उससे उन्होंने हमला किया था, जिसमें बच्चे को जिस बेदर्दी के साथ उसने कत्ल किया था. माँ तो उसकी सर्वाइव कर गई थी बट द चाइल्ड कुड नॉट सर्वाइव. और अभी ये इनके बारे में ये खबर आई है. उससे पहले एक सिनेगॉग की जो है आई थिंक ये मिशिगन में कहीं या डिट्रॉइट में कहीं हुआ था वाक़या गालबन, एक सिनेगॉग की जो प्रेसिडेंट थी उनको भी कत्ल कर दिया गया था. बहरहाल जी, हम सब के जो है अल्लाह ताला महफूज रखे, सबके रिश्तेदार वगैरह वहाँ पर रहते हैं और सब ठीक रहे जी. आगे बढ़ते हैं जी. कार्बन इमिशन थ्रेटन्स 1.5 सेंटीग्रेड क्लाइमेट थ्रेशोल्ड सूनर देन थॉट. ये जावेद साहब ने खबर शेयर की है, BBC न्यूज़ ने ये खबर जो है वो फाइल की है, जिसमें बताया यही जा रहा है कि जी जो 1.5% का एक थ्रेशोल्ड रखा गया था. नाउ दिस इज अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. हमें इस बात का पता है कि दुनिया का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग में बहुत इजाफा हो रहा है. बल्कि ये समर जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का ये समर था, इसके बारे में कहा यही जा रहा है कि दिस इज द वार्मेस्ट समर ऑन रिकॉर्ड. ये रिकॉर्ड ये एक लिटरली एक क्लीशे सा बन गया है. इतना ज्यादा ये जुमला इस्तेमाल हो रहा होता है क्लाइमेट के हवाले से, दैट वार्मेस्ट, वेटेस्ट, ड्राइस्ट, फलाना ऑन रिकॉर्ड. यानी जब से ये चीजें मेजर करनी शुरू की गई हैं उस वक्त से सबसे ज्यादा जो है वो इस तरह का ये नोट किया जा रहा है या रिकॉर्ड किया जा रहा है.
और अभी जो एक रिपोर्ट आई है उसने ये बात बताई है कि फॉसिल फ्यूल इमिशंस की वजह से काफ़ी तेज़ी से कहते ये हैं कि जी 1.5% की जो लिमिट सेट की गई थी मिड 2030s यानी तकरीबन 2035 तक कहा गया था कि इतना हमें कार्बन इमिशन को कंट्रोल करना है कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस जो प्री इंडस्ट्रियल एवरेज के प्री इंडस्ट्रियल एज का जो एवरेज था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दुनिया का ओवरऑल ऊपर जाने का जो था वो ख्याल था कि मिड 2030s तक होगा, लेकिन अब ये 2029 में ही जो है वो रीच कर जाएगा. दिस इज गोइंग टू हैव फार रीचिंग इफेक्ट ऑन एवरीथिंग और ये काफ़ी खौफनाक सिचुएशन है. काफ़ी सारे ममालिक इस पे जो है वो अपने जैसे कहना चाहिए कि जी अपने दामन से ये साफ करते हैं कि दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम. हम लोग भी शायद यही कहते हैं कि दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, दिस इज़ एवरीवन्स प्रॉब्लम. ज़ाहिर है इसके जिम्मेदार ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो कि अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो इन्होंने कर ली इस फॉसिल फ्यूल की बुनियाद के ऊपर, लेकिन अब जब हमारा नंबर आया है या हमारे जैसे मुल्कों का नंबर आया है तो अब वो कहते हैं कि जी ग्रीन एनर्जी की तरफ जाओ. आगे बढ़ते हैं जी. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं चांगी वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड एट वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड. चांगी एयरपोर्ट, अच्छा ये बेसिकली सिंगापुर का एयरपोर्ट है और बहुत फ्रीक्वेंटली ये एयरपोर्ट ये टाइटल जीतता रहता है. दिस इज इन फैक्ट द 12th टाइम दिस एयरपोर्ट हैज वन दिस अवार्ड. एंड जो लोग यहाँ पर इस एयरपोर्ट में जा चुके हैं और यहाँ से उनका गुजर हुआ है या उन्होंने ट्रांजिट किया है और वो इस बात से बिल्कुल अग्री करेंगे कि ये जो चांगी एयरपोर्ट है ये एक अलग दुनिया है बिल्कुल जो कि इन्होंने बनाई है. और मैं तो सोचता हूँ कि बल्कि मैं लिस्ट चेक करूंगा, ये रियाजुर रहमान साहब ने जो है ये शेयर किया है, मैं जरा ये लिस्ट चेक करूंगा कि बाकी और कौन से एयरपोर्ट हैं जो कि अवार्ड जीत रहे हैं चांगी के अलावा. लेट्स सी. चलें जी, अभी क्या सीन है और क्या है सिलसिला. तहसीन अमजद साहब थैंक यू सो मच, आपने मेरे ही एक वीडियो के में मुझे टैग किया है, आप सलाम भी कहते हैं सबको, थैंक यू. बिलाल कहते हैं कैनेडा इज द ओनली होस्ट नेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम नॉट टू विन अ गोल्ड मेडल इन द समर ओलंपिक गेम्स इन मॉन्ट्रियल 1976. दैट इज सरप्राइजिंग, एक्चुअली दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिविया. 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक गेम्स जो है वो हुए थे और आप कहते हैं कि कनाडा उसमें एक भी गोल्ड मेडल जो है वो नहीं जीत पाया था. आमतौर से जो होस्ट कंट्रीज होते हैं वो अपने ओलंपिक खेलों में अपने मुल्क में होने वाले ओलंपिक खेलों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं. बट मॉन्ट्रियल ओलंपिक गेम्स जो हुए उसमें जो कैनेडियंस थे दे कुड नॉट विन अ सिंगल मेडल. आई एम श्योर ये सिचुएशन अब ऐसी नहीं होगी, अब कनाडा स्पोर्ट्स में कुछ सही जा रहा है. बट आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू कि व्हिच कंट्रीज एक्चुअली वन मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स. इट वाज सोवियत यूनियन actually that managed to win 49 goals. East Germany won 40 goals. Wow यार, East Germany what a sporting powerhouse they used to be. अब तो आपको पता है कि ये मुल्क एग्जिस्ट नहीं करता ईस्ट जर्मन, बट या ठीक है जी. और ये अगर आपको ये भी याद हो तो ये वो जमाना था कि जिस वक्त स्पोर्ट्स में कोल्ड वॉर जो थी वो अपने उरूज पर थी और उस वक्त खेलों का बॉयकॉट वाला सीन काफी ज्यादा हुआ करता था. सो इस ओलंपिक में जो है वो उसमें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना इनफैक्ट ताइवान की जो टीम थी उन्होंने इन ओलंपिक खेलों का बॉयकॉट किया था. इसके अलावा अ लॉट ऑफ अरब कंट्रीज एक्चुअली बॉयकॉटेड दीज ओलंपिक गेम्स एज वेल. 1976 के जो ओलंपिक गेम थे और इसके अलावा इसके बाद अगर आपको याद हो 1980 मॉस्को ओलंपिक खेल हुए थे जो कि अफगानिस्तान की जंग की वजह से दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने उसका बॉयकॉट किया था. एंड दैट वाज द ओलंपिक गेम इन विच पाकिस्तान आल्सो डिड नॉट टेक पार्ट. और फिर 84 में जब लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स हुए थे तो फिर बाकी मुल्कों ने जो वॉर्सो पैक्ट वाले ममालिक थे, सोवियत यूनियन से जो अटैच ममालिक थे, उन्होंने बॉयकॉट किया था. एनीवे चलें जी, ग्रेट, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दिस वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिविया माय फ्रेंड. और इसके अलावा क्या कहते हैं जनाब फ़हीम अली खान साहब, वालेकुम अस्सलाम, और कहते हैं ब्रो प्लीज प्ले अ सॉन्ग ऑफ जुनैद भाई. आंखें मेरी थी निगाहें उसकी. नहीं ये अल्फाज नहीं थे इसके. अगर मैं वही गाना समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं, वो था चेहरा मेरा था निगाहें थी उसकी, खामोशी में भी वो बातें थी उसकी. क्या बात है यार, बड़ा खूबसूरत गाना आपने याद दिला दिया. परवीन शाकिर साहबा का कलाम और प्रोग्राम में आगे मेरे ख्याल से कभी जरूर चलाया जा सकता है, इसमें शक नहीं है. इसके अलावा फ़हीम ये कहते हैं ब्रो
I can't understand what kind of a person is current taker prime minister. He's being humiliated everywhere, but he's very unashamed. Please shed some light on it. यार देखो फिर वो ये आपने बात ऐसी कर दी कि उस बच्चे ने भी बड़ी अच्छी बात कल बोली थी ना, लम्स के एक बच्चे ने, कि ये डर ही है जिसकी वजह से हम खुल के, उन्होंने कहा जी मैं तो चाहता हूँ आप जरा खुल के बात करें. यार मैंने कल अपने YouTube शो में बताया था आपको, यार आप सर्च कीजिए, ये हमारे जो अगले एक हफ्ते के लिए कानूनी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, बिकॉज ज़ाहिर है 6 नवंबर के बाद तो ये गैर कानूनी हो जाएंगे. अब वो काजी फायजीदा साहब फैसला कुछ भी देते चलें, लेकिन मुल्क का आइन तो आइन है बहरहाल. यार वो चेक कीजिएगा, स्टूडियो 2.5 में जो मोइन अख्तर ने एक रोल किया था, जो स्पोर्ट्स वाला प्रोग्राम आया था, उसमें वो एक बने थे, ब्यूरोक्रेट बने थे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट बने थे. वो उनकी ऐसी मूछें थी, बिल्कुल मूछें भी उनकी ऐसी थी, और उनके बोलने का अंदाज भी बिल्कुल ये काकड़ वाला था. यार सीरियसली मैं तो बड़ा हैरान. ये वही वाली एपिसोड थी ना जिसमें वो आया था फुटबॉलर, अरे वो नाकू, तो वो देखिएगा, वो PTV फ्लिक्स में भी है और आपको YouTube पे भी जो है वो मिल जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर. बाकी यार ये क्यों आवाम के सामने जाके बैठ जाते हैं, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा. उनको वो अपने एक बबल में ऑपरेट कर रहे हैं, अपने एक बबल में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं. इनको ये समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कि इस बबल से बाहर जो पाकिस्तान है वो क्या सोच रहा है या क्या हो रहा है. कल मैं देख रहा था अलीना शिगरी के प्रोग्राम में, अलीना ने एक क्लिप शेयर किया हुआ है, वो रोहेल असगर है शायद नून लीग के लीडर, उन्होंने तो कह दिया ये आप लोग इमरान खान क्यों करते रहते हैं यार, वक्त इसकी कोई पॉलिटिकल वर्थ नहीं है पाकिस्तान में. तो उस पर अलीना ने कहा कि लेकिन जितने सर्वेज हो रहे हैं उसमें तो उतना मशहूर तो कोई लीडर पाकिस्तान की कोई है ही नहीं. उन्होंने कहा ये सारे के सारे फेक और पेड सर्वेज होते हैं, इसलिए पैसे दिए जाते हैं और जिसकी बुनियाद पर ये शोहरत जो है वो निकल कर आती है. तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ, मेरे भाई फहीम साहब, दिस इज द सॉर्ट ऑफ बबल दैट दीज गाइज आर लिविंग इन. सो क्या कर सकते हैं. अच्छा जी, नवीद मुनव्वर साहब जो हैं वो कुछ आज बातें कर रहे हैं शायराना. भाई आज तो अरे नहीं शायराना बातें नहीं हुई हैं, क्या खैर, अल्लाह खैर करे. कहते हैं भाई आज तो आप मेरे ख्वाब में भी आ गए, मुरीदों की आपने नींदें भी हराम कर दी हैं. बस सर ये जो है ना, ये आपको पता है कि ये मोहब्बत के दर्जे होते हैं. जब ख्वाब में आना शुरू कर दें तो फिर आप सोच सकते हैं कि फिर यानी आप उस लेवल पे पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. बट चलें जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है. आगे बढ़ते हैं जी. अभी ब्रेक की जाना है, हमें बढ़ना है, लेकिन मुझे एक फिल्म का पोस्टर नजर आ रहा है, ब्रैड पिट और केट ब्लांचेट की बड़ी मशहूर फिल्म, ऑस्कर अवार्ड विनिंग भी शायद, मेरे ख्याल से इस फिल्म को जो ऑस्कर भी मिले थे, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन. और कोटिंग फ्रॉम द मूवी द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, आवर लाइव्स आर डिफाइंड बाय अपॉर्चुनिटीज, इवन द वंस वी मिस. वेरी इंटरेस्टिंग. आवर लाइव्स आर डिफाइंड बाय द अपॉर्चुनिटीज, इवन द वन वी मिस. ये लाइन मुझे, वैसे मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैंने ये लाइन जो है सुनी हो, और मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है और ये आपको सोचने पे मजबूर कर देती है. आई मीन जब इस लाइन पे जरा ध्यान दें आप, आवर लाइव्स आर डिफाइंड बाय द अपॉर्चुनिटीज, इवन द वंस वी हैव मिस्ड. आई मीन सीरियसली जस्ट यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ, एक ऐसा लगता है आपकी जिंदगी की एक पिक्चर जो है, फिल्म जो है वो चलनी शुरू हो जाती है आपके दिमाग में. एंड सो मेनी थिंग्स दैट यू थिंक यू कुड हैव डन and you could not do, so many opportunities that came your way, but we just procrastinated. We just thought that things would automatically fix themselves. चीजें अपने आप को ठीक कर लेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा. लेकिन बहरहाल इसका जाहिर है फिर एक alternate point of view जो है, इसका बिल्कुल मिरर इमेज इस बात का वो यही है कि अल्लाह ताला has got a plan for everything and you are just living that plan. I don't know. चलें जी आगे बढ़ते हैं. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, एक गाना सुनेंगे और फिर उसके बाद आके आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालेंगे. Don't go anywhere and keep listening. All right, that was Hassan Jahangir and Gulpana with Hawa Hawa, and I've got to say, I think not that I don't want to like disrespect this song. Hawa Hawa again has been a part of our collective childhood memories, but I really don't think Coke Studio really did justice to this song. उन्होंने इस गाने के साथ जो है वो क्या कहते हैं, इस गाने के साथ इतना ज्यादा जो है वो जस्टिस या इंसाफ किया है. मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे आजाद करो, इंसाफ दो, या ये गाना था. सो नहीं, मजा नहीं आया था. चलें आगे बढ़ते हैं. एहसन यूनुस साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, व्हेन यू डिस्कस पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ बांग्लादेश आल्सो डिस्कस दीस प्रोटेस्ट. अरे भाई, 2 dead as Bangladesh garment workers प्रोटेस्ट, बांग्लादेश के गारमेंट वर्कर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट लो पे, और उस पे जो है ना वो रबड़ की गोलियां जो हैं वो फायर की गई. ये आज इत्तेफाक की बात है कि मैं सुबह जो रेडियो प्रोग्राम सुनता हूँ उसमें आज जो कॉरेस्पॉन्डेंट आई हुई थी वो ढाका से आई हुई थी, बिकॉज आप जानते हैं कि जो बांग्लादेश का इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है वो अपने बामे उरूज पर पहुंच चुका है. एंड ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिर
कुछ होने वाला है, समथिंग हैज गॉट टू हैपन, कुछ ना कुछ डेफिनेटली इसमें जो है वो होगा. और वो जो हो रहा है वो बहर हाल लग ये रहा है कि वो शेख हसीना वाजिद के लिए जो है वो दुरुस्त नहीं हो रहा है. अच्छा, अब इसमें हुआ ये कि वहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं, आप जानते हैं बांग्लादेश इज अ सिंगल इंडस्ट्री कंट्री. उनकी जो मेन इंडस्ट्री है दैट इज अबाउट गारमेंट्स. और वहाँ पे आप जानते हैं दुनिया की काफ़ी बड़ी तादाद में गारमेंट्स जो हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं. लेकिन जिन हालात में वर्कर्स वहाँ जनरली काम कर रहे होते हैं, दो दे हैव इम्प्रूव्ड. आज से 10 साल पहले वहाँ पे एक राना प्लाजा इंसिडेंट हुआ था जिसमें 1200 मजदूर जो हैं वो जहाँ भाग हो गए थे. उसके बाद से कहते हैं कि सिचुएशन में कुछ बेहतरी तो ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी दे आर एक्सट्रीमली अंडरपेड. एंड देन नेचुरली इट्स इन्फ्लेशन, द इशू इज इन्फ्लेशन. पूरी दुनिया के लोगों को जो चीज़ तंग कर रही है वो तो ज़ाहिर इन्फ्लेशन ही है, और उसके मुताबिक उनकी पे जो है वो एडजस्ट नहीं हो पा रही है. लेकिन बहरहाल वो जो प्रॉब्लम है इस वक्त इनके साथ, बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ, वो हर कहते हैं ना गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जा रही है. और मैं इत्तेफाक से कल एक ट्वीट देख रहा था और मैं आई वाज गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्या कहते हैं, एक ट्विटर हैंडल मेरे पास, एक कोटेड ट्वीट आया था which was from the US embassy in ढाका. और ढाका की जो US embassy थी उनकी तरफ से ये ट्वीट था, और इसमें बेसिकली इन्होंने लिखा हुआ यही था कि अब मुझे वो चेक करना है कि क्या ये ओरिजिनल है या क्या कहते हैं ये असल है. इंटरनेट पे असल में जो है वो फेक माल जो काफ़ी आ जाता है. उसमें बेसिकली एक जॉइंट स्टेटमेंट थी बाय अ लॉट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. इन्होंने जो है वो इनको कहा है शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को कि आप कवानीन का, इंटरनेशनल कवानीन और लोगों के हुकूक का ख्याल रखें. देखें जी, बिल्कुल वहाँ पे आपको उसका देखें पूरा बैकग्राउंड है. इसमें आगे चल के हम बात भी कर सकते हैं. बांग्लादेश में एक्चुअली अगले साल के आगाज़ में इलेक्शंस होने, लेकिन बांग्लादेश में जमहूरियत के नाम पे शेख हसीना वाजिद ने लिटरली इस मुल्क को एक डिक्टेटरशिप में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है. लेकिन अब इंटरनेशनल पावर्स जो हैं, पर इंटरनेशनल पावर्स भी आप जानते हैं बड़े सिलेक्टिव होते हैं, अपनी प्रॉब्लम अप्लाई. कुछ ना कुछ हसीना वाजिद से हो गई है गलती, जिसकी वजह से अब इंटरनेशनल पावर्स इनको रिमूव करवाना चाहती हैं. आगे बढ़ते हैं. मुझे तो ये बड़ी हैरत हो रही है कि ये अब भारत की एक बहुत करीबी एलाए हैं. भारत आपको पता है सब मगरिब का बड़ी है, उनका कहना चाहिए कि दिलबर है. और वैसे इस जुमले से क्या याद आया आपको, लेकिन खैर एनीवे चलें जी. इंडिया के इतने करीबी एलाय को फारिग करने की कोशिश की जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा. आगे बढ़ते हैं जी. गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कल से क्रैकडाउन, ये आज एक्सप्रेस ने अपनी लीड बनाई है. होल्डिंग सेंटर्स तैयार, आज पाकिस्तान छोड़ने का आखिरी दिन. और इनखिला का मामला किसी मखसूस गिरोह के खिलाफ नहीं, बुक्टी का ये कहना है. रीपैट्रिएट एक्ट बहाल करने की मंजूरी दे दी, सोलंगी का ये कहना है. वफाकी सूबाई हुकूमतों के डिपोर्ट करने के इंतजामात मुकम्मल, ऑपरेशन करके तलाश किया जाएगा, मुफ्त खाना पीना, मेडिकल और वजीफा भी दिया जाएगा. जाने वाले वीजा लेकर यहाँ कारोबार कर सकते हैं. 2 लाख गैर मुल्की जा चुके हैं, वजीर दाखिला का ये कहना है. मुल्की कवानीन और बैनुल अक़वामी उसूलों को मद्देनजर रखकर फैसला किया, तर्जुमाने दफ्तर खारजा का ये कहना है. जंग ने आज अपनी लीड बनाई है और कहते हैं इलेक्शन हतमी तारीख अब भी मुअम्मा, मेरा मैंडेट नहीं कि मैं ऐलान करूं. इलेक्शन कमीशन का ये कहना है, मेरा मैंडेट नहीं कि मैं ये ऐलान करूं, ये काकड़ का कहना है. वैसे खैर एनीवे, इस मुल्क में जो कुछ हमने ड्रामे देख लिए हैं पिछले 1.25 साल में, हो सकता है कल को इलेक्शन कमीशन भी ये बोल दे कि देखिए जी इलेक्शन कराना जो है ना ये मेरा मैंडेट है नहीं. एनीवे, निगरान वजीर आजम का ये कहना है कि मेरा मैंडेट नहीं, आम इंतखाबात का वक्त करीब है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है वो ये कहना है. ओके, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे, सबको मिलकर साफ और शफाफ बनाने हैं, हुकूमत पंजाब के इकदाम से मुतमईन है. क्या बात है जी, जबरदस्त. आगे बढ़ते हैं. जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं जजेस फौजी अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के बाद नैब कानून के तहत भी एक्शन होना चाहिए. अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतसादिम हो. ये बेसिकली इन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा है नैब के इन तरमीम के हवाले से. नैब तरमीम कलअदम करार देने के बंदियाल और जस्टिस एजाज के फैसले से मुत्तफिक नहीं. तरमीम से बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं हुए. अक्सरियती फैसला पब्लिक सर्वेंट की दुरुस्त तारीफ करने में नाकाम रहा है. आप जानते हैं जी जस्टिस मंसूर अली शाह, पाकिस्तान का वो कानून जिसके तहत 1300 अरब रुपए की करप्शन जो है के केसेस जो है, आपको पता है कि वो तकरीबन उनको हवा में मुअल्लक कर दिया गया था. नैब की दायरे इख्तियार से निकाल के
उनको इधर उधर कहीं फेंक दिया गया था, कहाँ ये किसी को भी नहीं पता। उसमें जस्टिस मंसूर ने जो है वो उस वक्त की हुकूमत के उस मौक़िफ़ को जो है वो सपोर्ट किया है, जिसमें उन्होंने इन केसेस को जो है वो तकरीबन ख़त्म कर दिया था। बाकी आगे आवाम फैसला कर सकती है। आगे बढ़ते हैं जी। गैस की कीमतों में 172% से ज़ायद इजाफा, और इसके अलावा हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी गई। इतलाक कल से प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिए गए हैं। तंदूरों के लिए गैस की कीमत में इजाफा नहीं किया गया है। तो चलें जी, गैस की कीमतें कल से बढ़ रही हैं, काफ़ी ज़बरदस्त, तकरीबन ट्रिपल होने को जो है वो आ रही हैं। गैस अब एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। ओके, ट्रूप्स टू बी डिप्लॉयड फॉर इलेक्शंस इन पंजाब हैं। ट्रूप्स टू बी डिप्लॉयड, ये खबर क्यों है ये मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है जी। साइज्मिक शिफ्ट रॉक पीसीबी एट शेकी वर्ल्ड कप कैंपेन, इंजमाम स्टेप्स डाउन। चलें, इस हवाले से हम आगे चल के प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे। जनाबे निगरान वजीर आजम कहते हैं, मेरा मैंडेट होता तो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देता। तमाम गैर कानूनी तारीख वतन को वापस भेजा जा रहा है। ये खुद कुछ बम्बार की शनाख्त बतौर अफगान हुई है। ठीक हो गया भाई। ये लाहौर कल आए हुए थे, लम्स गए थे। आप जानते हैं कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इस पर कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी हद तक आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि उसमें क्या इनके साथ कल हुआ है। राना सना का कहना है चेयरमैन तहरीक इंसाफ बाजमात सियासत से फारिग हो चुके हैं, और इसके अलावा पेट्रोलियम की कीमतों में मामूली कमी अब बरकरार रखे जाने का इम्कान। देन नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का 4 साल बाद आज अहम इजलास होगा। ये क्या बात की इन लोगों ने यार। नवाज शरीफ तो लाहौर में अपनी पार्टी के तमाम इजलासों की सदारत कर रहे। ये खबर कैसी है, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। साइफर, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 5 गवाहों के बयानात आज रिकॉर्ड होंगे। वकील सफाई जरा करेंगे। हर हफ्ते बेटों से बात कराने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। तोशाखाना जाली रसीद केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। इसके अलावा ये खबर आई हुई है, नहीं ये खबर नहीं है। अच्छा ओके, जिस ग्रुप का एक्सप्रेस अखबार है उसी ग्रुप की आप जानते हैं फ्लाई जिना एयरलाइन भी है, और उनका ये कहना है कि फ्लाई जिना को इंटरनेशनल इजाजत 12 माह में मुल्क के मुख्तलिफ चलें। ठीक है जी, वेरी गुड, गुड सर्विस यार। ओके, पीटीआई का कहना ये है एमक्यूएम आओ मिलकर खाते हैं की रिवायत से मजबूर। पीटीआई का ये कहना है कराची बाशाऊर शहरियों का मरकज बेवकूफ बनाकर शहर पर राज करना एमक्यूएम की भूल है। मोहम्मद जुबैर का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी को आज तकलीफ है तो साथ क्यों दिया। सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद का इख्तियार नवाज शरीफ के पास है। चलें जी, आपको अब लिए चलते हैं हम टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने। मिलेंगे आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है। चलें जी, जल्दी से बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। Before we move towards the usual nonsense at Pakistan Cricket Board, because ज़ाहिर उसमें कल मजीद जो है वो खबरें आई हैं सामने। सबसे पहले श्रीलंका अफगानिस्तान मैच के हवाले से बात करते हैं। कल हम बात कर रहे थे कि श्रीलंका वुड बी वल्नरेबल अगेंस्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आजकल आपको पता है दे आर ऑन अ रोल। इस वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने अपनी पिछली 2 वर्ल्ड कप अपीयरेंसेस में सिर्फ एक मैच में कामयाबी हासिल की थी, बट दिस टाइम दे हैव क्वाड्रुपल्ड इन फैक्ट देयर रिकॉर्ड। और इसमें हुआ ये है कि कल तीसरा मैच भी इन्होंने अपने नाम किया और एक और साउथ एशियन टीम को जो है वो हराने में कामयाब हुए। सीरियसली यार, मेरे लिए तो अभी तक ये मैं बल्कि अब ये सोच रहा हूँ कि इनका अगर बांग्लादेश से मैच पहले होने के बजाय अब हो रहा होता, दे वुड हैव लिटरली कहते हैं ना बुलडोज्ड बांग्लादेश देयर, बिकॉज बांग्लादेश से ये बड़े आराम से जो है वो हार गए थे। आई थिंक शायद को 150 रन इन्होंने जो है वो बनाए थे। और अभी जो है वो जिस तरह का ये मैच चल रहा है और जिस तरह की इनकी फॉर्म जो है वो जा रही है, इन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त दी, इन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी, एंड यस्टरडे दे बीट श्रीलंका प्रीटी इजीली, कोई मसला ही नहीं हुआ इनको। तो लग यही रहा था कि यार ये बांग्लादेश को भी हरा देते हैं। दे वुड हैव बीन वेरी सीरियस कंटेंडर्स। आई मीन अभी भी वो सेमीफाइनल के लिए कंटेंडर्स हैं। आई मीन हु वुड हैव थॉट दैट दे विल बी एंटरिंग नवंबर एज वन ऑफ द टीम्स दैट इज स्टिल इन लाइन। आई मीन हमने सोचा था पाकिस्तान बाहर हो गया इस दौड़ से, इंग्लैंड बाहर हो गया इस दौड़ से, और बांग्लादेश तो खैर कभी इस दौड़ में था ही नहीं। तो अब बहरहाल चलें जी, ये दोनों नाकाम टीमें जो हैं, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, आज एक दूसरे के आमने सामने आने वाली हैं इन द ईडन गार्डन्स। लेकिन पहले जरा कल के मैच के हवाले से हम थोड़ा सा स्कोर कार्ड पे नजर डाल लेते हैं। पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका की टीम जो है वो 241 रन बनाकर आउट हो गई। 49.43
3 ओवर्स में हाईएस्ट रन गेटर इनके रहे पथुम निसान का, जिन्होंने 46 रन बनाए. सो देयर वर कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम कौशल मेंडिस, उन्होंने 39 बनाए, और समारा विक्रमा ने 36 रन बनाए. सो दे गॉट द स्टार्ट. एंड में महीश तीक्षाना ने कुछ रन कंट्रीब्यूट कर दिए, तो चलें कुछ इनके जो है वो एंजेलो मैथ्यूज ने 23 रन बनाए, तो वो 241 रन बनाकर आउट हो गए. वरना एक मौके पे जो है वो एक मेजर इनका कोलैप्स हुआ था और लग ये रहा था कि शायद 200 रन भी जो है बनाने मुश्किल हो जाएंगे. 4 विकेटें हासिल की फजले हक फारूकी ने, और मुजीबुर रहमान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया. आई थिंक द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस अफगान साइड इज कि इनके सिर्फ स्पिनर्स विकेट नहीं ले रहे हैं, इनके फास्ट बॉलर खासतौर से फजले फारूकी जो है ये भी हर मैच में मुसलसल विकेट लेता हुआ जो नजर आ रहा है. कल उसने 4 खिलाड़ियों को आउट किया. वेल डन टू देम. जवाब में अफगानिस्तान का आगाज अच्छा नहीं. रहमानुल्लाह गुरबाज जो है स्कोर 0 पे जो है था वो मधु शंका की गेंद पर आउट हुए, लेकिन फिर उसके बाद इब्राहिम जादरान और रहमत शाह के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप रही. यानी यार एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग सीरियसली. कल सिर्फ गुरबाज कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए. इब्राहिम जादरान ने 39 रन बनाए, रहमत शाह ने 62 बनाए, हशमतुल्लाह शाहिदी 58 रन बनाए, और अजमतुल्लाह ओमरजई जो है उन्होंने 73 रन बनाए. I mean, I don't know, man, what is wrong with this Afghan team? Yeah, what is so good about this team? They are playing really well. और जिस तरह इनका चेज मैं कल देख रहा था, जिस तरह टीवी चल रहा था साइड में, तो I was just going through the sort of confidence that these guys were playing with. I mean, दिस वाज सो कूल यार, जबरदस्त. 45.2 ओवर्स में सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर वो इस टारगेट को अचीव करने में कामयाब हुए. और इसका फायदा ये हुआ कि इस मैच को जीतने के बाद अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका के ऊपर छलांग लगा के अब पॉइंट्स टेबल पर नंबर 5 पर आ गया. अपने 6 मैचेस में उन्होंने 3 जीते हैं, 3 हारे हैं. पाकिस्तान आज अपना 7वां मैच खेल रहा होगा. पाकिस्तान के आप जानते हैं अब 3 मैचेस जो है वो सिर्फ रह गए हैं. हम सेमीफाइनल की दौड़ से ऑलमोस्ट अब बाहर हो चुके हैं, और इस मैच में पाकिस्तान का आज बांग्लादेश के साथ जो है वो मुकाबला होना है. जाहिर है हमें इस बात का भी अंदाजा है कि बांग्लादेश की टीम का भी ये वर्ल्ड कप को इतना अच्छा नहीं जा रहा. उन्होंने अपने 6 मैचेस में सिर्फ 1 जीता है, 5 में जो है वो उसको शिकस्त हुई है, और ये मैच उन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ ही जो है वो जीता था. पाकिस्तान की जानिब से खबर यह है कि जी फ़खर ज़मान जो है अपनी फिटनेस रीगेन करने में कामयाब हो गए हैं, और हो सकता है कि आज इमामुल हक, जिनके लिए दिस हैज़ बीन अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग कैंपेन, वो आज ही माइट बी मेकिंग वे फॉर इमामुल हक. इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि जी he will be making way, इमामुल हक will be making way for फ़खर ज़मान. ओके, बॉलिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो हसन अली भी फिट हो चुके हैं. अब सवाल यही पैदा होता है कि हसन अली जो है वो अगर आज फिट हो जाते हैं तो क्या मोहम्मद वसीम को बैठाया जाएगा. आई थिंक वसीम हैड अ डिसेंट आउटिंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. क्या बाबर के दोस्त हारिस रऊफ को बैठाया जाएगा? वैसे मैं तो इस चीज के फेवर में, हारिस रऊफ को बैठा दो यार, बट खैर एनीवे चला जी. अभी जो है ये चीज है, और अफगानिस्तान ज़ाहिर ये मुकाबला जी याद रहे कि ईडन गार्डन्स कोलकाता में जो है वो ये मैच होने वाला है. और इससे पहले आपको याद हो कि बांग्लादेश अपना पिछला मैच जो है वो नेदरलैंड्स के खिलाफ इसी ग्राउंड में खेल चुका है, विच वॉज अ लो स्कोरिंग मैच. सो इस चीज का हमें जरा ख्याल रखना पड़ेगा कि बॉल जरा टर्न हो, स्पिन हुई तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती है. एंड देन अभी जो एक और कहते हैं कि एक मसला है यार पाकिस्तान टीम के लिए इस वक्त, वो ये होगा कि वट एवर नॉनसेंस इज हैपनिंग, जो इस वक्त पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, इज दैट गोइंग टू अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द पाकिस्तान टीम? आई मीन सीरियसली, इवन पाकिस्तान के अपने जो हमने बहुत ही घटिया किस्म के बेंचमार्क सेट किए हुए हैं, उसमें भी ये हालात हमने वर्ल्ड कप के दौरान आमतौर से ऐसे देखे नहीं है. एक तरफ से तो टीम स्ट्रगल कर रही है ऑन द फील्ड, ऊपर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विच इज लिटरली हेडेड बाय सम वेरी अनप्रोफेशनल पीपल, जो कि इस सिचुएशन को जो है और इस मीडिया को जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं. जाहिर है एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये कि आपके पास एक जेन्युइन प्रोफेशनल था समीउल हसन बरनी, आपने उसको खुडे लाइन कर दिया, आपने उसको साइड लाइन कर दिया, बिकॉज जाहिर है जी वो ज़का अशरफ साहब को पसंद नहीं है, और फिर आपने उसकी जगह जो है वो एक्सपेरिमेंटेशंस जो है वो आपकी चल रही हैं. सो दे आर जस्ट नॉट एबल टू मैनेज दिस मीडिया. अजीब व गरीब जो कहते हैं ना कि यार दे आर वॉशिंग देयर डर्टी लेनिन इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड इन फ्रंट ऑफ चैनल्स लाइक AR5. सीरियसली रियली आपका दिमाग जो है ना वो हिल जाता है. ये किस तरह की मैनेजमेंट जो है वो चल रही है. ज़ाहिर है अपनी एक्सपायरी डेट जो लोग अपनी प्रोफेशनल एक्सपायरी डेट जो लोग गुजार चुके होते हैं, उसके बियॉन्ड लोगों को बैठा के जो है वो चेयरमैन बना दिया जाता है, तो फिर तो इस तरह की नेवरदलेस हरकतें होंगी. तो अब क्या सीन है? अब ये है कि जी इंजमामुल्लाह कल छोड़ के चले गए. इंजमाम ने कहा भाई मुझे काम ही नहीं करना, इस जलालत से बेहतर है मुझे काम ही नहीं करना. लेकिन ज़ाहिर है कुछ सवालात के जवाब जरूर देने जो
जो आया है आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला एक एलिमेंट जो आया है, देखिए इस पूरे मामले में, इस पूरी कहानी में जो सिर्फ एक चीज थोड़ी सी जो इन्वेस्टिगेशन को वारंट करती है इज दैट याजू कॉर्पोरेशन और व्हाटएवर जो ये खबर लेकर आए हैं ARY वाले और वो जो ए स्पोर्ट्स वाले, इनको सिर्फ जरा हमें देखना पड़ेगा कि यार ये वाकई क्या इस तरह की एक चीज हुई है. तो उसमें आमतौर से होता है यही है कि यार आप एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक फॉर्म जो है वो एक सबमिट, कोई दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस तरह की कोई चीज थी, आपको ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि मेरे और क्या काम थे. बिकॉज याद रहे जी, चीफ सेलेक्टर इज अ फुल टाइम जॉब. इंजमाम उल हक इज पेड इन मिलियंस ऑफ रुपीज बाय द वे. आई थिंक कोई 20-25 लाख रुपए का उनको जो है ना वो पैकेज मिलता है इस चीफ सेलेक्टर बनने के लिए. सो डिड ही डिक्लेयर हिज अदर बिजनेस इंटरेस्ट? इंजी भाई कहते हैं कि मेरा इन बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है. तो फिर क्या ये फेक है? अगर ये फेक है तो डज ही प्लान टू sue these Shoaib Jatts of the world and these ARYs of this country कि यार आप मेरे बारे में गलत बात फैला रहे हैं? ये चीजें जो है वो हमें देखनी पड़ेंगी. बाकी उसके अलावा इसमें और कोई इस पूरे मामले में सिर्फ ये जैसे कहते हैं ना कि एक स्टॉर्म इन द टी कप पाकिस्तान में बनाया जा रहा है. ये सिर्फ और सिर्फ मामला जो शुरू हो रहा है वो बाबर आजम से एक पर्टिकुलर ग्रुप की नफरत की वजह से हो रहा है. येस, वी हैव बीन सेइंग बार बार बाबर अच्छा कप्तान शायद ना हो, लेकिन उसकी वजह से उसकी तमाम बाबर की अचीवमेंट्स को और उसके कैलिबर को अंडरमाइन किया जा रहा है. ये बहुत बड़ी ज्यादती है और ये बहुत बड़ा जुल्म है और एक अच्छा प्लेयर जो है वो अपना लूज कर सकते हैं. सुनने में आ रहा है कि जी कल ये जराए ये बताते हैं कि कल काकड़ साहब ने जो है वो अपने लम्स के मिस एडवेंचर के बाद जो है वो मुलाकात की. बिकॉज कल लाहौर में थे तो ही कॉल्ड दिस गाय जका अशरफ, ही कॉल्ड ऑन दिस काकड़ मियाँ और उनसे उन्होंने जाके जो है मुलाकात की. और कहते ये हैं कि जी काकड़ साहब ने उनको एक नॉड ऑफ अप्रूवल जो है वो दे दिया है और कहते ये हैं कि जी इनको एक्सटेंशन भी मिलने वाली है बिकॉज इनका जो काम है वो बहुत जल्दी अब खत्म होने को करीब है. तो जरदारी साहब की पसंद जका अशरफ साहब को जो है वो मजीद टाइम मिल सकता है काम करने के लिए या क्रिकेट को मजीद तबाह करने के लिए, जो भी आप जिस तरह इसको देखना चाहें. और अब बहरहाल अगर ये वाकई इनको एक्सटेंशन मिल रही है तो मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है. बिकॉज पाकिस्तान में आपको पता है कि जनरली एक्सटेंशन जो है वो मेरिट के खिलाफ ही मिल रही होती हैं. सो ये भी अगर मेरिट मिल जाए, ये भी अगर मेरिट का कत्ल यहाँ हो जाएगा और एक्सटेंशन मिल जाएगी तो हमें किसी को जो है वो बहरहाल इस हवाले से हैरानी नहीं होनी चाहिए. चलें जी, 8:15 बज गए तो अब ऐसा करते हैं कि आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और इस ब्रेक के बाद जो है वो हमें अच्छा सा गाना भी सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Ali Seri with Ranjishi Sahi from the Coke Studio. और देखे ना वो ये भी खैर गाना जब शुरू में पहली बार सुना था तो इतना अच्छा नहीं लगा था मुझे, लेकिन फिर भी आई थिंक वो हवा हवा वाला वाज अ डिजास्टर, वो तो खैर कोई शक नहीं है. और उसके मुकाबले में ये फिर भी दिस सॉन्ग वाज रीजनेबली वेल हैंडल्ड बाय देम, नो डाउट. चलें जल्दी से आप लोग के मैसेजेस में एक बार फिर से नजर डालता हूँ भाई. हाँ, लियोनेल मेसी की खबर में शामिल नहीं कर पाया था और लियोनेल मेसी के हवाले से जो न्यूज है, जो खबर है वो ये दैट अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका जहां बहुत सारे और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं वहां पे लियोनेल मेसी के पास जो एक और रिकॉर्ड है दैट इज अबाउट विनिंग बैलोन d'Or. बैलोन d'Or इज द वर्ल्ड फुटबॉलर ऑफ द ईयर और उन्होंने जो है वो 8वीं दफा ये बैलोन d'Or अवार्ड जो है वो ये जीतने में कामयाब हुए हैं. और इसमें उन्होंने शिकस्त दी मैनचेस्टर सिटी के जो स्ट्राइकर हैं अर्लिंग हालैंड, हु हैड एन इनक्रेडिबल रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन फॉर मैनचेस्टर सिटी इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग. और इसमें तीसरे नंबर पर जो आए लिस्ट, जो इसकी बाकायदा फिर वोटिंग सिस्टम होता है एंड ऑल, तीसरे नंबर पर किलियन एम्बापे आए हैं जो कि ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि फ्रांस से खेलते हैं और उस पेनल्टी शूट आउट में वर्ल्ड कप का फाइनल जो बिल्कुल आखिरी मौके तक गया था उसमें ही वाज द वन हु मिस्ड दैट पेनल्टी एज वेल. लेकिन बहरहाल जी द फॉर्मर बार्सिलोना, अच्छा जी क्या कहते हैं लियोनेल मेसी वर्ल्ड फुटबॉलर ऑफ द ईयर बैलोन d'Or जीतने के बाद, he says I couldn't have imagined the career I have had and everything I have achieved, the fortune I have had to be part of the best teams in history. चलें जी, याद करें जी, यह बहुत यादगार उनके लिए रहा. वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुए. There's nothing bigger in football than winning the FIFA World Cup. So जबरदस्त. इसके अलावा अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप विनर एस्टन विला के गोलकीपर साबिक आर्सेनल के खिलाड़ी एमिलियानो मार्टिनेज जो है, he won the Yashin Trophy which means the best goalkeeper in the world.
आप ये भी जानते हैं ही प्रीटी आर्सेनल छोड़ने के बाद इन्होंने काफी ऑल फॉल बातें की थी, बट बहरहाल एस्टन विला के लिए खेलते हैं. ही इज अ गुड गोलकीपर, नो डाउट अबाउट दैट. और वर्ल्ड कप में भी इन्होंने अच्छी कारकर्दगी का जो है वो मुजाहरा किया. हाउएवर मार्टिनेज का थोड़ा सा एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, और वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगर आपको याद हो तो उन्होंने जिस तरह की सेलिब्रेशन की थी अपना ग्लव लेकर जो उनको अवार्ड में मिला था, उसको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का जो है वो निशाना बनाया गया था. मैनचेस्टर सिटी जो है he wins club Manchester City ही नहीं Manchester City wins the Club of the Year award for the second year running. Okay जी, कोई mention नहीं about their violations, about their dozens and hundreds of violation of the FIFA fair play rules. कुछ भी नहीं. अजीब समझ में नहीं आता मुझे कि किस तरह की ये क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या चीजें होती हैं, बट लेकिन nevertheless चलें जी. So number 1 were Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne, Rodri, Vinicius Juniors, Julian Alvarez, Victor Osimhen and ये जो Nigerian खिलाड़ी, चलो good to see some African player in the top 10 list as well. Bernardo Silva and Luka Modric, these made up the top 10 players in this ranking. चलें आगे बढ़ते हैं. महनाज कहती हैं गुड मॉर्निंग अदील अंकल. अच्छा जी, अब तो बच्चे स्कूल पहुंच चुके होंगे. I woke up in the morning, I was so happy to hear that Lionel Messi has won his 8th Ballon d'Or. The GOAT debate is finally over. चलें जी, all right. बिल्कुल जी, मुबारक हो तमाम मेसी के फैंस को. इसके अलावा भाई मालिक को क्या हो गया, इस तरह की बातें कर रहा है, मैं इसको सपोर्ट करता था. शुएब मलिक की आप बात कर रहे हैं. चलें जी, इसके पीछे अब क्या वजह है मैं ऑन नहीं बता रहा, इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल आप सुना करें. उसामा सईद साहब कहते हैं सुपर हैजर्डस लाहौर AQI at 438. My God. Okay, वो कहते हैं लाहौर is currently 81.2 times the WHO annual air quality guidelines value. World polluted city लाहौर शरीफ on top. All right, दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर जो है वो इस वक्त लाहौर है. इसकी फिजा जो है वो बहुत ही खौफनाक है. और 410 इस वक्त जो मैंने इस वक्त अपनी एक जो IQ इंडेक्स जो AQI इंडेक्स की जो मैंने इस वक्त खोली है उसके मुताबिक सिचुएशन काफ़ी ख़तरनाक है, गंभीर है. और ये प्रॉब्लम जो है ज़ाहिर है सिर्फ लाहौर में नहीं है, बल्कि लाहौर के आसपास अगर आप बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे भी सिचुएशन जो है वो इसी तरह की है. दिल्ली की सिचुएशन जो है वो भी काफ़ी गंभीर है इस वक्त, मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट लाहौर इज एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ. और वही है जी, वही स्टबल बर्निंग और वही मसले, वही इशू. बट नेवरदलेस आई थिंक कराची की इस मुकाबले में मैं देख रहा हूँ तो फिजा काफ़ी इस वक्त अच्छी नहीं है. 172 है, विच इज अनहेल्दी, बट इट इज स्टिल नॉट एज बैड एज 400 यार. चलें जी आगे बढ़ते हैं. एंड देन व्हाट हैव वी गॉट. अली आदिल अवान साहब कहते हैं अदील भाई मत समझो हमने भुला दिया. क्या बात है जी, माशाल्लाह. अली आदिल अवान, अल्लाह ताला आपको जो है वो इसी तरह चलता हुआ रखे. और खिलजी साहब का मैसेज मेरे पास आ गया. इंदिरा गांधी साहिबा की असैसिनेशन के हवाले से 31 अक्टूबर 1984 को भारत की साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी जो है वो इनको असैसिनेट किया गया था. आप जानते हैं शी वॉज वन ऑफ द 3 मेन कैरेक्टर्स ऑफ द सकूत ढाका, द फॉल ऑफ ढाका. शेख मुजीबुर रहमान and then Zulfikar Ali Bhutto and then Indira Gandhi, all 3 of them they died due to unnatural causes. और मुजीबुर रहमान को भी जो आप जानते हैं उनकी पूरी फैमिली समेत सिवाय उनकी बेटी के गोलियां मार के जो है वो हलाक कर दिया गया था. जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ वी ऑल नो अबाउट इट. एंड देन फाइनली 1984 इंदिरा गांधी फॉर अ डिफरेंट रीजन ऑफ कोर्स. आप जानते हैं उनके 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने जो है वो इनको असैसिनेट किया था. सो उसके बाद आपको ये भी पता है कि सिखों के खिलाफ एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पे फसादात शुरू हुए थे. हजारों की तादाद में सिख मारे गए थे. ओके जी, देन वी हैव गॉट इमरान यूसुफ कहते हैं अच्छा तो वो स्कूल पहुंच चुकी होंगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं जी. अनीक अहमद कहते हैं नवाज शरीफ एंड देयर कलरफुल ट्राउजर्स ही इवन बीट हाजिम बंगवर. येलो ग्रीन पर्पल कलर के ट्राउजर ओनली नवाज शरीफ साहब कैन वेयर. आई मीन लुक एट द कॉन्फिडेंस लेवल ही वॉक्स इन दोस ट्राउजर. मस्ट हैव द करेज. भाई देखें उनका फैशन सेंस है. हर एक के फैशन सेंस को जो है वो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए. जो भी है जी, जो भी है. मैं जिंदगी अपनी टर्म्स पे जी रहा हूँ. तुम कौन होते हो भाई, आप कौन होते हैं? अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला ने हमें पैसे दिए हैं तो हम उसके मुताबिक जैसे पैसे हमें कपड़े पहनने हम पहन रहे हैं. वो जो मैं कहता हूँ लाल पैंट तो फिर भी ठीक, वो जो लाल पैंट के साथ उनके वो लाल जूते थे ना यार, वो कमाल चीज थी खुदा की कसम. लाइक अमेजिंग.
Alright, 52 past 8 is the time. Sunrise show दिल की आवाज. Good morning इन दोस्तों ने अभी प्रोग्राम ट्यून इन किया है and that was जुनेद भाई with होने को है बरसों के बाद. आज मेरे पास एक और गाने की भी फरमाइश आई हुई थी, लेकिन वो कभी आगे चला लेते हैं. ये अभी मेरी प्लेलिस्ट में एक गाना डला हुआ था और अच्छा नाइस, अच्छा बड़ा कहना चाहिए कि अच्छी बीट है इस गाने की और लाइवली सा ये गाना है. ठीक हो गया जी. आगे क्या सीन है? आगे ये सीन है कि आज काफी सारे मैसेजेस ऑफ कोर्स काकड़ साहब के लम्स के विजिट के हवाले से जो है मेरे पास आए हुए हैं और उसमें ये उमर मुस्तफा भी कहते हैं व्हाट एक्चुअली थिंक मोटिवेटेड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर टू विजिट लम्स एंड फेस द म्यूजिक. वेल पहले तो देखिए आपको इस बात के लिए काकड़ साहब को जो है ना वो अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि वो अभी भी ही हैड द ऑडेसिटी. एक्चुअली उनको पता है कि मुल्क के क्या हालात हैं. पता नहीं उनको ये पता भी है या नहीं और आवाम क्या सोच रही है और क्या सिलसिला है, मुल्क के नौजवान क्या सोच रहे हैं. लेकिन आई होप ही गॉट अ रियलिटी चेक बिकॉज ज़ाहिर है. अच्छा लम्स जाना, मैं सुबह भी यही बात कर रहा था कि किसी ऐसी यूनिवर्सिटी चले जाते हैं कि जहाँ पे जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के लोग होते हैं बैठे हुए होते हैं और जाके बोलते हैं कि सर आपने तो कमाल कर दिया, आपने 2 महीने में 2.5 महीने में और ये सारी बातें. गए भी ये लम्स. सो बहरहाल हो सकता है वो वहाँ के लम्स के ये जो चांसलर वाइस चांसलर वगैरह होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, वो जरा सरकार के साथ अच्छे ताल्लुकात जो है वो बरकरार रखते हैं. बिकॉज आप नोट कर रहे थे कि वहाँ पे रज़ाक दाऊद साहब भी जो है वो बैठे हुए थे. मुझे बड़ी हैरत हुई इसकी उनको बैठे हुए वहाँ देख के. लेकिन बहरहाल उससे अंदाजा ये होता है कि पाकिस्तान का जो ये एक तबका होता है, जो पाकिस्तान का जो रूलिंग एलीट क्लास है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हुकूमत में आ रहा है या कौन हुकूमत में जाता है. दे हैव गॉट नो प्रिंसिपल्स अबाउट एवरीथिंग. उनके लिए बेसिकली उनके लिए दे जस्ट हैव टू बी विद द गवर्नमेंट हूएवर दैट इज देयर. तो लेकिन जहां तक ये ताल्लुक है, देखिए इसमें हमने तो स्टूडेंट्स का जो है वो पर्सपेक्टिव सुना और हमने स्टूडेंट्स के सवालात जो हैं वो सुने. लेकिन इसमें आप ये भी जानते हैं कि इसमें एक काकड़ साहब ने भी सवालात के जवाब दिए और मुझे पता है कि लम्स के कुछ बच्चों की जो सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है. मसलन ये कि लम्स के एक बच्चे का ट्वीट मेरे पास अभी आया है जिसमें उसने बताया कि जिस वक्त ये काकड़ ऑडिटोरियम में दाखिल हुए उस वक्त एक्चुअली नोबडी स्टूड अप फॉर हिम और किसी ने भी आके जो है वो इनका इस्तकबाल नहीं किया. और कहते हैं कि सिर्फ ये वाइस चांसलर साहब खड़े हुए तो फिर आगे कुछ फैकल्टी के मेंबरान जो हैं वो दाखिल हुए. ये जो बच्चे ने ट्वीट किया है वो ये कि ही रियलाइज हिज ट्रू औकात when he entered the hall and not a single person stood up and applauded him. It was only our VC who started an applause to save him from embarrassment, after which a few people joined. He has a PhD in dodging questions, I have to admit. यानी इस बच्चे ने जिसका नाम तैयब हसन है, उसने इस बात को एक्नॉलेज किया कि ये सवालात को डॉज करने में बहुत PhD रखते हैं. और ये इज नॉट द फर्स्ट टाइम जो मैंने सुना है कि ये सवालात को जो है ना ये इधर उधर कहीं ना कहीं जो है वो घुमा के ले जाते हैं और आपको जो है वो पता नहीं चलता कि यार मैंने सवाल क्या पूछा था और ये जवाब क्या देना है. तो मैं यही देख रहा हूँ कि इनके एक जवाब की वो जो 50 मिनट लेट आने वाली जो है ना वो जो एक वीडियो आई हुई है वो आप देख लें कि उसमें जी मैं तो आप ही के लिए काम कर रहा था, मैं ये कर रहा था. अवाम भाई मैं तो सिंपल सी बात है, वहाँ पता नहीं किसी बच्चे ने ये सवाल पूछे या ना पूछे कि सर आप सिर्फ ये बताइए आप इलेक्शंस के लिए क्या कर रहे हैं, बिकॉज यही आपका काम है और यही आपका मैंडेट है. बाकी उसके अलावा आप मेरे लिए और क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं. यू जस्ट इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर मी, दैट्स इट. इसके अलावा नथिंग एट ऑल. सो ये बेसिकली हमारे यहाँ जो हमारे जो सियासतदान होते हैं और आपको पता है कि सियासतदान का वर्दी और बगैर वर्दी दोनों जगह होते हैं. इनको शौक होता है कि मैं जरा अपने आप को ना एक्सेसिबल बताने के लिए कि देखो जी मैं अवाम के साथ हूँ और जी अवाम ऐसी तो अवामी वैसी तो फलाना, तो मैं जी एक्सेसिबल हूँ. ये स्टूडेंट्स के पास जाने का इनको होता है शौक. हमें याद है जनरल मुशर्रफ साहब एक जमाने में जाया करते थे और बड़ी ओपन डिबेट्स हुआ करती थी उनका और जो एक मुबाहिसा हुआ था कन्वेंशन सेंटर में अदनान काका खेल साहब के साथ. आई थिंक वो काफी एक पॉपुलर उस जमाने का क्लिप हुआ था. नेचुरली उस वक्त जो है वो सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद दैट पर्टिकुलर क्लिप बिकेम वेरी पॉपुलर. आई थिंक ऑर्किड में वो काफी पॉपुलर हुआ था जिस जमाने में वो नया वो आपके पास अवेलेबल हुई थी चीज. उसके अलावा फिर हमारे अक्सर जाते रहते हैं, शौक होता है. अगर आपको याद हो जी इमरान खान की हुकूमत को गिराने से पहले जनरल बाजवा जो है वो भी लम्स गए थे. वहां पे तो खैर कोई वीडियो और वगैरह ऑडियो विजुअल कोई चीज अलाउ नहीं की गई थी. यहाँ पे भी सुनने में आया है कि लम्स के स्टूडेंट्स के फोन्स जो है वो बाहर रखवा दिए गए थे कि आप फोन्स जो है वो अपने अंदर लेकर नहीं जा सकते. ठीक है जी. फिर उसके अलावा हाँ अभी रिसेंटली मरियम को भी शौक हुआ था
कि वो फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज, आई थिंक शायद वहीं उनका इरादा हुआ था जाने का, कि वो जाके इकबालियात के ऊपर, अल्लामा इकबाल की सोच के ऊपर वो लेक्चर देंगी. तो मैं तो कहता हूँ ये बड़ा अच्छा हो गया कि वहाँ पे उनका वो जो जलसा है या उनकी जो वो मीटिंग थी स्टूडेंट के साथ वो कैंसिल कर दी गई, वरना वहाँ तो जो हाल होना था वो तो फिर आपको अंदाजा है कि उधर क्या होता. तो ये बेसिकली इनको होता है शौक ये जाके जरा बताने के लिए कि यार मैं कितना एक्सेसिबल हूँ एंड ऑल. ये इस तरह की चीजें करते हैं. बट बहरहाल हो सकता है आज के बाद दो चीजें हो सकती हैं यार, या तो ये जाने में एहतियात करेंगे या फिर इन डिस्कशंस को क्यूरेट किया जाएगा, यानी बड़े एहतियात से चूज किया जाएगा हु इज गोइंग टू बी अमंग द ऑडियंस. मेरा नहीं ख्याल कि जनरल मुशर्रफ की तरह या फॉर दैट मैटर इमरान खान की तरह इन लोगों में ये जो है ना वो होगी गोइंग फॉरवर्ड कि ये एक अवाम, एक खुली कचहरी जैसे आप कहते हैं, उसमें लोगों से जो है बात कर सकें. जनरल मुशर्रफ साहब तो इसमें खैर वो नेक्स्ट लेवल की चीज थे, लेकिन ये भाई मेरा दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस. सो या आई थिंक आगे जरा एहतियात करें. अच्छा जी, लम्स में काकर साहब ने 4 लीटर पानी पिलाया लम्स यूनिवर्सिटी के बच्चों. अदील अंकल स्कूल जा रहे हैं. लम्स यूनिवर्सिटी के बच्चों को अदील अंकल स्कूल जा रहे हैं. LGS आपका शो सुनते गाड़ी में. अब्दुल्ला जैनब अनाया. ओके, इन सब बच्चों को मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत सलाम. अहमद इकबाल कहते हैं आज मेरी बर्थडे. अहमद इकबाल, happy birthday to you my friend and I'm wishing you a wonderful day and year ahead. आसिफ हयात साहब कहते हैं कि जिस दिन इंदिरा गांधी को मर्डर किया गया था, the Indian cricket team was playing a test match but they had to in Pakistan they had to rush back to India और ये मैच मुकम्मल नहीं हो पाया था. अनीक अहमद कहते हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर शुड वॉच वीडियोस ऑफ लेट ग्रेट जनरल परवेज मुशर्रफ, हाउ ग्रेसफुली he was answered the question of audience. He answered the question of audience, especially students. Caretaker prime ministers should realize youth today is very smart. I think ये बात पता नहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चे आज के दौर के बहुत चालाक हो चुके हैं. चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. और यार पता नहीं आप लोग का विकीलीक्स का ट्विटर हैंडल या उसका एक्स का जो हैंडल है वो फॉलो करते हैं या नहीं. एंड कल उसमें रात में जो है वो तकरीबन 8 बजे पाकिस्तान टाइम के करीब एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प किस्म का उन्होंने जो है वो पोस्ट लगाया. और बेसिकली एक उन्होंने मेमो शेयर किया है विच इज इन हिब्रू. हिब्रू आप जानते हैं इब्रानी जबान जो कि इसराइल में जो है वो बोली जाती है. और उसमें लिखा हुआ ये है कि अ वीक आफ्टर हमास अटैक, Israel Ministry of Intelligence issued a secret 10-page document outlining the expulsion of the Palestinian population of Gaza to the northern Sinai in Egypt. Basically ये जो डॉक्यूमेंट जिसकी ये बात कर रहे हैं, आप देखना चाहें तो उसका उन्होंने विकीलीक्स ने जो है वो लिंक भी दिया हुआ है. उनका कहना ये है कि इसराइल ने गजा के हमास की जानिब से गजा से जो हमले उन पे किए गए थे उसके एक हफ्ते के बाद उन्होंने जो है वो पूरा एक डिसीजन ले लिया था दैट वी नीड टू क्लियर गजा को हमें अब साफ करना पड़ेगा. बिकॉज उनको इतना बड़ा एक सिक्योरिटी ये धचका लगा था इसराइल को. अभी तक वहां पे आपको पता है कि इसराइल में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इस बात पे अभी भी ये सवाल पूछ रहा है कि ये जंगो जदल में तो तुम पड़ गए, लेकिन ये हुआ क्या था. माइटी इजरायलियन आर्मी जो है वो किस तरह एक मलेशिया के हाथों जो कि पिछले 14 साल से सैंक्शंस बर्दाश्त कर रही है, उसने इतना स्पेक्टेकुलर अटैक जो है वहां पे किया है कि ना सिर्फ वो उनके 1400 बंदे जो इजराइल का ये दावा है मार के गए हैं, बल्कि कोई तकरीबन 225 के करीब यरगमाली भी जो है वो उन्होंने बना लिए. सो बहरहाल इसराइल कहते हैं कि उसके एक हफ्ते बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया था. उसके जो सीधा 4 नुकात थे वो ये कहते थे कि इंस्ट्रक्ट पैलेस्टीनियन सिविलियंस टू वेकेट नॉर्थ गजा अहेड ऑफ द लैंड ऑपरेशन. उसके बाद सीक्वेंशियल लैंड ऑपरेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ गजा. Route across Rafah to be left clear and establish 10 cities in northern Sinai and construct cities to resettle Palestinians in Egypt. यानी उन्होंने ये पूरा प्लान बना लिया जो कि आपको इसकी इस पर इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही है. ये अब से 3 हफ्ते पहले ये प्लान या 20 दिन पहले ये प्लान बन गया था कि जी इसराइल आर्मी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके लैंड ऑफेंस अपना स्टार्ट करेगी और गजा के लोगों को. ये मेंबर मैंने आपको कल भी बताया था कि वो अल-कुद्स हॉस्पिटल की वो बात कर रहे हैं कि अल-कुद्स हॉस्पिटल से उन लोगों को निकलवाना चाह रहे हैं बिकॉज दे वांट पीपल टू मूव टुवर्ड्स द साउथ ऑफ गजा. एवरीवन, ये जो 22 लाख लोग हैं वहां पे, इन सबको साउथ की तरफ मूव करके इवेंचुअली उनको गजा रफा की बॉर्डर के थ्रू, रियाद रफा की हमने बात की थी, रफा इज द बॉर्डर चेक पोस्ट बिटवीन इजिप्ट एंड गजा, और वहां से उन लोगों को उठा के उनको रीसेटल किया जाए
इन द सिनाई पेनिनसुला. सो सिनाई पेनिनसुला इज वो पार्ट है इजिप्ट का जो कि टच होता है विद इजराइल एंड विद गजा. और यहाँ पे एक नया शहर, एक नई बस्ती वहाँ पे बसाई जाए. जो आइडिया है वो यही है कि गजा को भी इवेंचुअली मुकम्मल तौर से क्लियर करा के ऑफ द पैलेस्टीनियंस को वहाँ से निकाल दिया जाए. 2.5 मिलियन लोगों को जो है वहाँ से निकाल के उनको इजिप्ट में बसाया जाए. सो दिस इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई इजिप्ट इज नॉट ओपनिंग दिस बॉर्डर. वो बॉर्डर, फ्री बॉर्डर ओपनिंग करने को तैयार नहीं है. बिकॉज imagine 2.2 million people entering your country. How would you be able to manage that thing? So Bahral ji, you guys can follow that tweet जो यहाँ पर है. So this is it. I'm pretty sure this would not have been just a plan जो कि अक्टूबर के महीने में ही बना होगा. ये इनका बहुत पहले से ही ये प्लान होगा. So yeah, चलें जी आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा insight on Palestine from the cables. अच्छा जी, what do the WikiLeaks State Department cables reveal about Israel's long-term strategy in Gaza? जो WikiLeaks, अगर आपको याद हो, ये जो मशहूर हुए थे, they became popular because of certain US State Departments की इन्होंने जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लीक की थी. और गजा में उन्होंने बेसिकली बता ये रहे हैं कि उन डॉक्यूमेंट्स में अमेरिका की जानिब से इसराइल की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होने वाली थी उसका भी जिक्र था. सो दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स यहाँ पे कि यहाँ पे जो इस वक्त गजा में हो रहा है, दिस वाज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग. सो वल्लाह आलम क्या सच है क्या गलत है, वी डोंट नो अबाउट दैट, बट नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं जी. और हमारे पास अभी देखे हैं 1.5 मिनट. यार आज हमने एक लफ्ज भी मैच के हवाले से बात, वुड यू बिलीव, आज सिर्फ जो स्पोर्ट्स, आज पाकिस्तान इज प्लेइंग बांग्लादेश. एंड शायद मेरा वर्ल्ड कप से इतना दिल उचाट हो चुका है बिकॉज एक तो चलो टीम की परफॉर्मेंस अपनी जगह, प्लस ये जो पागलपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहे हैं, यानी हम क्या वैसे ही कम दुनिया के सामने एक मजाक थे कि और मजीद मजाक जो है वो हमने अपने आप को बना लिया है यहाँ पे. कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा तो दिमाग आज जा ही नहीं रहा इस मैच के हवाले से. बट नेवरदलेस याद रहे जी, पाकिस्तान, वेल टेक्निकली वी आर स्टिल इन द वर्ल्ड कप, बट वैसे देखा जाए तो खैर आवर वर्ल्ड कप इज प्रीटी मच ओवर. आज पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेल रहा होगा. बांग्लादेश के हालात ज़ाहिर है हमसे भी पतले चल रहे हैं. जहाँ पाकिस्तान ने अभी तक 2 मैचेस जीते हैं, बांग्लादेश ने सिर्फ 1 मैच जीता है. बट गाइज डोंट बी सरप्राइज, हैरान मत होइए अगर बांग्लादेश आज पाकिस्तान को शिकस्त दे दे वर्ल्ड कप के इस मैच में. बिकॉज नेचुरली क्या ये खिलाड़ी अपने आप को, जो कुछ नॉनसेंस हो रही है इस वक्त, आई रियली होप दीज गाइज हैव कट देमसेल्फ ऑफ फ्रॉम व्हाटएवर इज हैपनिंग. ये सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ये पाकिस्तानी टीवी चैनल्स जो हैं वो भी ना देख रहे हो वहाँ पे ऑनलाइन या कुछ भी. आई रियली होप दैट्स द केस बिकॉज व्हाटएवर इज हैपनिंग हियर. बट ये एक मुश्किल सी बात है, ऐसा होना या करना मुश्किल है. कुछ ना कुछ होगा, खिलाड़ियों के एजेंट्स ही उनको इन्फॉर्म कर रहे होंगे कि यार कहानियां चल क्या रही हैं पाकिस्तान में. सो बहरहाल जी, वेरी शेमफुल, नॉट जस्ट द टीम परफॉर्मेंस, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि जो क्रिकेट बोर्ड ने अपना हाल किया है. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी. अपना ख्याल रखिएगा. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.